तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, इसके रिज़ल्ट की मेरी कोई भी गारंटी नहीं है और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, मैं आपको कुछ बताऊँ, ठीक है? और अब आप अपना मतलब जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को थोड़ा-सा बढ़ा सकती है, ताकि हो सकता है कि आपको रिज़ल्ट अच्छे आएँ जब आप ट्रेड करो तो। उसमें मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मैं ये चीज़ें फ्री में सिखा रहा हूँ, मैं कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। आपका आईएम अकेडमी का आईडी एक्टिव हो, ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं कोई भी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आपके लॉस, आपका प्रॉफ़िट जो भी है, वो सिर्फ़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ट्रेडिंग प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। और आपका माइंडसेट, आपका इमोशन कंट्रोल और आपके रिस्क मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी है, उस पे ही डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट है क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि मैं सिखाता हूँ, लोगों को बोल दिया हाँ, यहाँ से सेल जाने के चांसेस है, तो वो बोल समझ लेते हैं कि हाँ, सेल जाएगा ही, वहाँ पे बड़े लॉट मार देते हैं, तो फिर उनका मेबी वो रिवर्स हो जाए क्योंकि मार्केट में या फिर दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो आपको ये बोले कि हाँ भाई, आप अगर इस तरीके से मेरे तरीके से ट्रेड करो 100% आपको रिजल्ट आएगा। तो कोई भी 100% की एक्यूरेसी नहीं देता है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो असम्पशन्स होती हैं कि हाँ, यहाँ जा सकता है। तो हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और ट्रेनिंग का जो आज का टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर की मैंने पहले भी ट्रेनिंग की हुई है, उसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और नहीं तो मैं उसे थोड़ा बहुत आज भी कवर कर दूँ। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए थे कि मार्केट स्ट्रक्चर एक बारी और एक्सप्लेन करो। तो मैं उसे भी मार्केट स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर दूँगा और मार्केट स्ट्रक्चर में थोड़ा-सा एडवांस लेवल का मैं आज एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें कि आपको मार्केट के कुछ फेजेज़ भी पता चलेंगे, ठीक है? और दूसरा जो पार्ट है वो है क्वार्टर लेवल्स। क्वार्टर लेवल्स क्या होता है आज हम वो भी देखेंगे, ठीक है? ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। क्वार्टर ये पीने वाला क्वार्टर नहीं है, क्वार्टर एक लेवल होता है जो कि प्राइस जो होता है, जैसे कि काफ़ी अलग-अलग प्राइस लेवल्स होते हैं, उसको हम क्वार्टर लेवल्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो वो जो बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट होती हैं या बड़ी-बड़ी बैंक्स होती हैं, थोड़ा मैं क्वार्टर लेवल के बारे में आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ। क्वार्टर लेवल इस तरीके से होता है कि जैसे बड़ी-बड़ी जो बैंक्स होती हैं, बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट होती हैं, जो बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन होते हैं, उनके कई सारे ट्रेडर्स होते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो कि उनके लिए ट्रेड करते हैं। उनकी ऑफ़िस होती है, वो वहाँ बैठते हैं, वहाँ ट्रेड करते हैं। जो उस इंस्टीट्यूट का मालिक होता है, उन्हें उसका भी हिसाब देना होता है। कि मैंने अगर मान लो यूरो यूएसडी की ट्रेड लिया हूँ या मैंने गोल्ड की ट्रेड लिया हूँ, तो मैंने कौन से नंबर पे ट्रेड लिया हूँ और कितना मैंने लॉट साइज़ मारा हूँ, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो होता है, जो वहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेड कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट के लिए या बड़ी-बड़ी बैंक्स के लिए, उनको अपने ओनर को हिसाब देना पड़ता है। तो जो नंबर्स से वो एंट्री लेते हैं क्योंकि ये अ, मतलब कि कोई भी नंबर से जैसे हम एंट्री लेते हैं, उस तरीके से नहीं लेते हैं ये लोग एंट्री, क्योंकि इनके जो ऑर्डर्स होते हैं, वो बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर्स होते हैं। लाइक 100 के, 200 के, 500 के, 1 मिलियन ऐसे उनके लॉट साइज़ेस होते हैं। तो उनको हिसाब रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो कहीं से भी ऑड नंबर से नहीं घुस सकते कि हाँ, कहीं से भी घुस जाएँगे तो उनको उनको एक-एक पिप्स का हिसाब देना पड़ता है। तो वो जो नंबर से वो एंटर करते हैं, हम उसी को बोलते हैं क्वार्टर लेवल्स, ठीक है? ज़्यादातर टाइम पे मार्केट में जो रिवर्सल मिलता है या फिर जहाँ से मार्केट घूम जाती है या फिर कहीं से आपको देखोगे तो मार्केट उस एरिया को टच करके रिटर्न आ जाती है। तो जो एरिया होता है वो ज़्यादातर क्वार्टर लेवल के करीब का एरिया होता है। तो हम उस लेवल को ही बोलते हैं क्वार्टर लेवल्स, ठीक है? ये मैंने कभी पहले एक्सप्लेन नहीं किया हूँ और किया भी हूँ तो हल्का थोड़ा बहुत किया था मैंने आज, लेकिन मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक यही है और हम पहले आज देख लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। थोड़ा-सा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मार्केट स्ट्रक्चर को और मैं कल एक टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था जिसमें कि मैंने इंस्टीट्यूशनल कैंडल के बारे में बताया था, ठीक है? इंस्टीट्यूशनल कैंडल बट मैंने कल वैसे चार्ट पे दिखा दिया था, तो मेबी हो सकता है काफ़ी लोगों को ना समझ में आया हो। तो आज हम इस पिक्चर में देखेंगे तो मेबी हो सकता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? ये जो फ़ेज़ है ये मार्केट का एक फ़ेज़ होता है, ठीक है? इसको हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है? ये जो एरिया दिख रहा है, ये लिक्विडिटी वाला एरिया दिख रहा है। इस वाले एरिया को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप हो सके तो नोट्स ले लो, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है?
तो ये जो एरिया है यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये रेजिस्टेंट हो गया। जैसे मैंने चार्ट्स में बताया था ना, रेसिस्टेंट हो गया एक तरीके से, और ये जो नीचे का एरिया हो गया ये एक सपोर्ट एरिया हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक बार यहाँ पे टच किया, ऊपर से फिर नीचे ऑलमोस्ट इसी एरिया में वीक आई है, फिर इसी एरिया में, यहीं पे मार्केट कई बार टच करके यहीं पे घूम रही है। तो इसको हम एक हिसाब से आप इसे कंसोलिडेशन भी बोल सकते हो, या फिर इसका एक नया नाम है जिसे हम मार्केट फेज में कैलकुलेट करते हैं, हम इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन। ओके। उसके बाद इसमें मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो एक होता है डिमांड जोन। ये जो जितने भी डिमांड जोन्स हैं, डिमांड होता है जब मार्केट कभी भी अप ट्रेंड कर रही हो। फॉर एग्जांपल कि मान लो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन होने के बाद में मार्केट अप जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पेयर है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि यूरो यूएसडी हो गया। ठीक है, यूरो यूएसडी को हम मान लेते हैं। तो जब भी लंदन सेशन ओपन होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये मैं यूरो यूएसडी का चार्ट देख रहा हूँ। ठीक है, तो जब लंदन सेशन ओपन होता है और जर्मनी का सेशन जब ओपन होता है, तो उस टाइम पे यूरो का जो डिमांड होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि यूरो काफ़ी सारी और यूरोपियन कंट्री में ज़्यादातर चलता है यूरो। तो उस टाइम पे ना ज़्यादातर यूरो में मूवमेंट होता है, यूरो में मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है यूरो की, फर्स्ट पेयर जो होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर यूरो यूएसडी होगा तो उस टाइम पे ये मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, इसलिए मार्केट ऊपर साइड में खींचेगा। लेकिन जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 6:30 बजे, तो फिर एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाएगा, या फिर आप इसे कंसोलिडेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, कंसोलिडेट होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लंदन सेशन है, यूरो की जो पेयर है उसमें भी डिमांड है। ठीक है, और उसके बाद में यूएसडी की भी डिमांड आने लगी है, यूएसडी में भी ज़्यादातर होने लगा, तो ये कंसोलिडेशन होना चालू होता है। अब यहाँ पे एंट्री होती है इंस्टीट्यूट की, यहाँ पे एंट्री होती है इंस्टीट्यूट की। अब ये देखेंगे कि हाँ भाई, यूरो यूएसडी में कितना ऑर्डर लगा हुआ है बाय साइड में। ठीक है, या बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे, तो बाय साइड में कितना ऑर्डर लगा हुआ, उन्होंने देखा कि हाँ भाई टोटल 1000, इसको मैं 1K कर देता हूँ शॉर्ट में, 1K का लॉट साइज लगा हुआ है, मतलब 1000 का टोटल लॉट साइज यूरो यूएसडी में इस जगह से बाय साइड में लगा हुआ है। ठीक है, या सेल साइड में लगा हुआ है, यहाँ से मान लो किसी ने बाय किया हुआ है, या फिर यहाँ से मान लो किसी ने सेल किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट एंटर होंगे तो देखेंगे कि हाँ टोटल 1000 का लॉट साइज हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम 5000 का लॉट साइज मार देते हैं। ठीक है, अब जब ये 5000 का लॉट साइज मारेंगे तो यहाँ पे सेल में मारेंगे, ना कि ये बाय में मारेंगे। बाय से थोड़ा सा लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सेल के ऑर्डर लगे हुए मार्केट सीधा ऊपर जाते रहता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। जितने भी बायर्स होंगे यहाँ पे वो भी मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये भी उसे थोड़ा सा खींचेंगे, जितने भी सेलर्स हैं मार्केट के उनको निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर डालेंगे। उसके बाद में फिर ये यहाँ पे सेल का एक बड़ा ऑर्डर डाल देंगे, सीधा मार्केट नीचे आ जाएगी। फिर यहाँ पे वो ब्रेक इवन करने के लिए आएंगे। उसमें मैंने और अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सेलिंग इंस्टीट्यूशनल कैंडल होती है जो कि जैसे कि ये हो गई, ये सेलिंग इंस्टीट्यूशनल कैंडल एरिया हो गया। सेम चीजें हैं यहाँ पे, ये बाइंग का कैंडल हो गया, बाय वाला कैंडल है जो कि वो मैनिपुलेट करके बाय में लेके जाते हैं। उसके बाद नीचे सीधा आती है, तो कल मैंने बताया था वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, जो यहाँ पे स्नाइपर वाला पॉइंट बना हुआ है, उस एरिया को हम बोलते हैं मेडिकेशन। मेडिकेशन का मतलब होता है कि जो बैंक होती हैं वो ब्रेक इवन करने के लिए आती हैं वहाँ पे अपने ऑर्डर्स को। फॉर एग्जाम्पल कि ये लोग बाय करते हैं, यहाँ से मान लो मार्केट आ रही है, यहाँ ये बाय करते हैं ताकि ये सेल कर सकें, तो यहाँ से इन्होंने सेल किया, तो इनकी जो बाय की ट्रेड होती है वो रनिंग रहती है, क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर वो तुरंत यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं बाय की ट्रेड, लेकिन वो करते नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने मैनिपुलेट करने के लिए 100K का लॉट साइज मारा, या 5000 का लॉट साइज, मैंने एग्जांपल दिया था ना, 5000 का लॉट साइज यहाँ पे उन्होंने मारा बाय के लिए। ठीक है, बाय के लिए 5000 और टोटल 1000 का लॉट साइज लोगों का लगा हुआ था। ठीक है, ताकि मार्केट बाय में जाए। अब यहाँ पे जाने के बाद में वो एक सेल की ट्रेड मारेंगे जो कि इन सभी से बड़ा होगा।
तो जब ये यहाँ पे क्रिएट होता है तो हम उसी को इंस्टीट्यूशनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये इनका जो मेन टारगेट होता है, मेन जो ट्रेड होती है इनकी पैसा कमाने वाली, वो ये ट्रेड होती है जो यहाँ से वो सेल करते हैं, ठीक है। अब इनकी बाइंग की जो ट्रेड है वो रनिंग कंटिन्यू चल रही है, अभी वो थोड़ा सा निगेटिव में है। यहाँ पे आने के बाद में वो अपना जो सेल वाला ट्रेड है, जो भी उनका लॉट साइज होगा, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया हूँ, कोई भी लॉट साइज हो सकता है, मिलियंस का लॉट साइज मानते हैं, यहाँ पे वो क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे फिर से वो बाय की ट्रेड मारेंगे इस जगह पे, ताकि ये वाला इम्बैलेंस भी फिल हो सके। और इनका जो इनको प्राइस यहाँ पे लेके आना ही है, ये प्राइस यहाँ पे लेके आएंगे। वो क्यों लेके आएंगे? क्योंकि यहाँ पे उनकी जो माइनस वाली एक ट्रेड चल रही है जो कि 5000 का लॉट साइज है, उसे वो मतलब कि ना तो ज्यादा प्रॉफिट में ना तो ज्यादा क्लोज में, ब्रेक इवन पे क्लोज कर देते हैं। लेकिन इनकी जो अर्निंग होगी वो इस वाले सेल वाली ट्रेड से हो जाएगी 10,000 के लॉट साइज से। और दूसरा जो अर्निंग होगी वो यहाँ पे ये जो बाय करने के लिए यहाँ पे ब्रेक इवन करने के लिए आए हैं इसको लेने के लिए, वो वाली जो कि मतलब इस ट्रेड को क्लोज करने के लिए लाए, ये दो ट्रेड से वो अर्निंग करते हैं। अब जब ये दो चीजें होती हैं तो हम मार्केट में समझते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशनल एरिया है, ठीक है। और जब हमें एंट्री लेनी हो तो अगर मान लो हमें इंस्टीट्यूशनल कैंडल मिल जाती है तो हम एंट्री यहाँ से ले सकते हैं, हमारी एंट्री प्राइस यहाँ से हम ले सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर डाल सकते हैं, और हमारा टेक प्रॉफिट एरिया जो भी आप चाहें यहाँ पे जितना लॉन्ग चाहें आप उतना रख सकते हैं, ठीक है। ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर। और हमें ये क्यों पता चलेगा कि प्राइस इस एरिया में एक बार ये आया और टच किया, उसके बाद यहाँ पे और लिक्विडिटी क्रिएट हो गई कि मार्केट यहाँ पे और लोगों के, बहुत से लोगों के यहाँ से स्टॉप लॉसेस होंगे इस एरिया में कहीं पे भी, ये भी एक इंस्टीट्यूशनल एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लोगों के, यहाँ पे जितने लोगों के स्टॉप लॉसेस थे उनके हंट किया इन्होंने, ऊपर साइड में जितने लोगों के स्टॉप लॉसेस थे उनको लिया उन्होंने, और उसके बाद में सीधा मार्केट दोनों साइड के पैसे लेने के बाद में वो मार्केट से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो ये सारे इम्बैलेंस को मार्केट फिल करती है आगे चल के, ठीक है। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट फेज। लिक्विडिटी एरिया मैंने बताया, लिक्विडिटी एरिया जहां जहां डॉलर का साइन दिख रहा है वो सारा का सारा लिक्विडिटी एरिया है, जहां पे मार्केट कई बार टच करती है। मैटिगेशन जहां पे बैंक अपना ब्रेक इवन लेने आती है, या जो भी अपना ये वाला जो ट्रेड मैनिपुलेट किया है उन्होंने, उसको जब लेने के लिए आते हैं, उसे जब क्लोज करने के लिए आते हैं, तो यही हमारा एंट्री प्राइस बन जाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कैंडल की मैंने पहचान बताया था कि उसके बाद की जो कैंडल होगी उसमें बहुत ज्यादा बड़ा वॉल्यूम होगा, या इनगल्फिंग कैंडल आप बोल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से होती है। और लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस, टेक ब्रेकआउट, ये चीजें हैं। लिक्विडिटी यहाँ पे है, जितने भी लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं वो उनको हंट करने के लिए लेके जाते हैं मार्केट, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन तो किया था उस दिन। मार्केट स्ट्रक्चर हमने जो सीखा है, पहले पहले मैं आपको बेसिक वाला बताता हूँ, फिर उसके बाद में उसी में एडवांस वाला भी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी गलतियां लोगों से हो रही थी पहले भी। ये गोल्ड की ट्रेड मैंने दिया था एक्चुअली, कल जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो मैंने बताया था कि मैं इसमें हूँ सेल में, इस वाली ट्रेड में मैं सेल में था, और एक सेल लिमिट भी दिया था मैंने। तो यहाँ से मेरा ब्रेक इवन हुआ, मैंने ये ग्रुप में डाला था एक्चुअली, थिंक सो स्नाइपर में डाला था मैंने। ये ट्रेड कल मैं ये ट्रेड में था जब मार्केट यहाँ पे थी, और फिर वो मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया। ये मेरा मॉर्निंग में ब्रेक इवन हिट हुआ आज, यहाँ पे एक TP1 हिट हुआ 120 पिप का, और उसके बाद में फिर ब्रेक इवन हिट हो गया TP2 एंड TP3 में, फिर भी 120 पिप प्लस क्लोज कर दिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने बाय की, एक एंट्री लिया गोल्ड में इस एरिया से, जो कि अभी प्रॉफिट में चल रही है, तकरीबन 65 50 60 70 पिप के आसपास अभी भी प्रॉफिट में चल रही है। और वो ब्रेक इवन है अभी फिलहाल में, मैंने ब्रेक इवन कर दिया हूँ। स्टॉप लॉस 65 की मेरी एंट्री है, और मैंने 66 पे उसे रख दिया स्टॉप लॉस, वो एक ब्रेक इवन कर दिया हूँ। अब अगर रिटर्न चली भी जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां तक का चांस है इसका, वो इस एरिया में आनी चाहिए, यहाँ पे,
इस एरिया में आके इस वाली ट्रेड जो कि मैंने आप लोग को कल दिया था एंट्री, ये वाला, वो एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो इम्बैलेंस है, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल एरिया है और इम्बैलेंस है पूरा, जो कि अभी पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है, अभी काफी सारा इम्बैलेंस बाकी है। तो मे भी मार्केट इस एरिया को फिल करने के लिए आए और हमें एंट्री मिल जाए। स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो चुका है, यहाँ से प्राइस लोअर लो लोअर हाई बना रही है, ये लोअर लो हो गया, अब एक लोअर हाई का वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक एरिया है जो कि इम्बैलेंस है अभी, यहाँ पे ये अभी फिल नहीं हुआ है इतना एरिया पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया इम्बैलेंस वाला है, तो इसे भी फिल करना जरूरी है मार्केट को, तो इसीलिए मैंने आप लोग को दे दिया हूँ। ये मैंने जो लिया था ये मार्केट एग्जीक्यूशन था, इसलिए मैंने नहीं दिया किसी को भी। ये एक पेंडिंग ऑर्डर है, पेंडिंग ऑर्डर में आप ले सकते हो। अभी फिलहाल में ये जो चल रही है, मेरा ब्रेक इवन है वैसे तो ट्रेड मेरी, फिर भी 80 पिप के आसपास चल रही है, 89 पिप के आसपास हो गई है, 73 पे रनिंग कर रही है, 65 का है एंट्री है मेरी, और ये ब्रेक इवन हो गया, मतलब कि मेरी ट्रेड जो है वो रिस्क फ्री हो गई है। ओके, तो हम कहाँ थे? हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था, जस्ट 1 सेकेंड, आपको कौन सा चार्ट था? ओके, मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल कि यहाँ से प्राइस आया और यहाँ पे आने के बाद में एक मेन प्लेन प्राइस पे पहुंच गया, ठीक है। समझो कि ये फ्लैट प्राइस है, बिल्कुल फ्लैट है प्राइस। इसे बहुत ध्यान से देखना आप लोग, क्योंकि ये बहुत चीजें हैं इसके अंदर जो आपके काम आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद में अब जो प्राइस है, प्राइस यहाँ से डिमांड अगर ज़्यादा होता है तो प्राइस एक हाई बनाती है, ठीक है। मान लो ये फॉर एग्जांपल मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मान के चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा रिवर्सल करती है, उसके बाद प्राइस फिर से हायर हाई बनाती है। अब हायर हाई बनाने के बाद में फिर से एक लोअर लो, लोअर हाई एंड फिर लोअर हायर हाई, ठीक है। ये एक मार्केट का फेज है। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये हो सकता है। अब यहाँ पे ये हायर हाई बन गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लो ये प्राइस जो है वो इस वाले प्राइस को ब्रेक कर दिया है। यहाँ से इसके पीछे की जो मार्केट है, इसके पीछे की जो मार्केट है वो समझो हायर हाई लोअर लो बनते हुए आ रही थी, ठीक है। यहाँ से जो प्राइस है, यहाँ से ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाते आ रही थी, ऐसे ऐसे आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में प्राइस ने फिर एक हाई बनाया जो कि इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, जो इस तरीके से कैसे भी आ रही थी उल्टा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो गया, तो अब हमारे लिए ये एक हायर हाई हो गया, हम इसको बोलेंगे हायर हाई, और इस वाले फेज को हम बोलेंगे हायर लो, ओके। हायर लो इसलिए बोले, हायर हाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो प्राइस है वो अप ट्रेंड कर रही है, जब अप ट्रेंड करेगी तो हम उसको हायर हाई से काउंट करेंगे। मैं इसे हायर हाई इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो प्राइस था, यहाँ से जो लोअर लो बन रहा था, इसका डाउन ट्रेंड जो मार्केट था वो इसे ब्रेक कर दिया, तो अब ये हायर हाई हो गया, और ये जो एरिया है ये पूरा, इस एरिया को हम बोलते हैं पुल बैक, पुल बैक आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये पुल बैक कितना जाएगा और कहाँ से ये फिर से अप जाएगा ये हमें मालूम पड़ता है फिबोनाची के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में फिर से एक हायर हाई बना, और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक हायर लो बना, ठीक है। फिर उसके बाद में एक हायर हाई बना, फिर उसके बाद हायर लो, फिर हायर हाई। इसी तरीके से मार्केट अप ट्रेंड जब चलती है तो वो इसी तरीके से चलते रहती है, ठीक है। हायर हाई हायर लोज बनाते रहती है, ओके। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इस वाले जो फेज को हम बोलते हैं, ये पूरा जो फेज है, ये पूरे फेज को हम अप ट्रेंड बोलते हैं।
अप ट्रेंड आप बोल सकते हो या फिर आप बुलिश मार्केट बोल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप बोल सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ये तो मान लो हमने हायर हाई बोल दिया, ठीक है? अब यहाँ पे एक प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करता है, ठीक है? कंसोलिडेट करता है। इसे हम कंसोलिडेशन बोलते हैं या तो फिर आप इसे साइडवेज मार्केट भी बोल सकते हो, ओके? इसे आप साइडवेज मार्केट भी बोल सकते हो। उसके बाद में मार्केट यहाँ से अगर हम लोअर लो की बात करें, तो यहाँ पे ये जो मार्केट है, अब एक और फेजेस मैं इसी में ना फेज भी आपको समझा देता हूँ कि मार्केट के फेज क्या होते हैं। तो यहाँ पे जब प्राइस आया होगा तो ये तुरंत आके नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा प्राइस कंसोलिडेट करेगा, इसी को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। यहाँ पे जो प्राइस कर रहा है, इसे हम बोलते हैं री-एक्यूमुलेशन, ठीक है? री-एक्यूमुलेशन आप इसे बोल सकते हो, ओके? री-एक्यूमुलेशन। मैं इसे री-एक्यूमुलेशन इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी एक होता है फेज जो कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसे अब मार्केट साइडवेज चल रही है। साइडवेज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था यूरो और यूएसडी का, ठीक है? यूरो और यूएसडी का मैंने एग्जांपल दिया था कि यूरो का जो मार्केट है, यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर यूरो पे ट्रेड कर रही हैं, लेकिन उसी टाइम पे मान लो यूएसडी जो है, यूएसडी का भी मार्केट ओपन हो गया, न्यूयॉर्क वाला सेशन जो है वो भी ओपन हो गया। तो अब यूएसडी में भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। तो अब इन दोनों में जो है इक्वल होगा क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों उतनी ही है। तो अब यहाँ पे मार्केट री-एक्यूमुलेट करना चालू करेगा। ये फेजेस याद रखना आप, क्योंकि जब हम वाइकॉफ सीखेंगे कल या परसों में, तो उसमें आपके ये बहुत काम आएगा, री-एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? री-एक्यूमुलेशन ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक और फेजेस अलग से ऐड करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये प्राइस आती है और उसके बाद में एक लोअर लो बनाती है, उसके बाद में प्राइस फिर से कंटिन्यू हायर हाई बनाना चालू करती है। यहाँ पे जो री-एक्यूमुलेशन है, इसके लिए हम इसे री-एक्यूमुलेशन बोलते हैं। प्राइस नीचे से आया, ठीक है? प्राइस नीचे से आने के बाद में कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद में एक लोअर लो बना। जो बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है, जो ज़्यादातर बहुत से लोग ऐसे देखा मैंने कि बेसिक्स वाले लोग जो होते हैं, वो यहीं पे मैनिपुलेट हो जाते हैं कि प्राइस ने इस वाले लोअर लो को ब्रेक कर दिया, मतलब अब वो डाउन ट्रेंड बनाएगा। अब वो वेट करते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स करेगा या फिर यहाँ से रिवर्स करेगा, यहाँ से कहीं से रिवर्स करने का वेट करेंगे। ये मैंने जस्ट 1 डेढ़ महीने पहले ही सीखा हूँ। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर मेरा स्टॉप लॉस इसीलिए हिट होता था, क्योंकि मुझे ये फेज़ के बारे में नहीं पता था, ठीक है? तो यहाँ पे एक री-एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है? री-एक्यूमुलेशन एक फेज़ है, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में चलता जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे 1 सेकंड ना, है ना? वेट, उसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद प्राइस कंटिन्यू गया और उसके बाद में फिर से यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन होना चालू हुआ, ठीक है? उसके बाद प्राइस ने एक लो बनाया, जो कि फिर एक लो क्लोज हुआ, फिर उसके बाद में प्राइस ने एक डाउन ट्रेंड पकड़ लिया अपना। इस वाले स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक कर दिया, एक लो क्लोज हो गया, ठीक है? तो अब इस वाले फेज को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाद में आएगा, जब ये ब्रेक हो जाएगा तब हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है? ये वाला ब्रेक होने के बाद में ये सारे लोज को उसने ब्रेक किया, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसे ब्रेक किया, उसके बाद में फिर प्राइस कंटिन्यू डाउन चलते गया। अब ये जो प्राइस है, अब हम इसे लोअर लो और लोअर हाई, यहाँ पे लोअर हाई हम डाल देते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो फेज होगा हम इसे लोअर लो बोलेंगे, फिर यहाँ पे जो फेज होगा हम उसे लोअर हाई बोलेंगे, ठीक है? ये लोअर हाई और लोअर लो इस तरीके से चलता रहेगा। फिर यहाँ पे मार्केट इसी तरीके से कंसोलिडेट करेगा, नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे इसी तरीके से कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद में मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, मैं आपको पिक्चर में ही दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ओके, दैट्स ग्रेट। देखो, ये यहाँ देखो, ये वाला जो प्राइस है, इस फेज़ को हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। हम इस फेज़ को एक्यूमुलेशन बोलेंगे और यहाँ पे प्राइस अगर मान लो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, मार्केट अप ट्रेंड करने लगा है यहाँ से। अब यहाँ पे थोड़ा भी मोमेंट होगा, ठीक है? मे बी हो सकता है ये थोड़ा हो या ज़्यादा भी हो सकता है, जिस तरीके कंसोलिडेशन हो, ठीक है? यहाँ पे जो फेज़ होगा हम उसे बोलेंगे री-एक्यूमुलेशन, इसे आप याद रखना। उसके बाद में यहाँ पे जो प्राइस है, फिर से कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद इसने एक लो बनाया, जो कि इस वाले सभी लोज़ को ब्रेक करते हुए नीचे चलेगा, ठीक है? अब जब प्राइस यहाँ पे आ गया, जब हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये सारे जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर होंगे लोअर टाइम फ्रेम में, सभी को ब्रेक करने के बाद में अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। हम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर थे वो सभी को ब्रेक कर दिया उसने और यहाँ पे आ चुका है, इस जगह पे, ठीक है? तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे और यहाँ पे जितना भी मूवमेंट हुआ मार्केट में, इस जगह पे, हम इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इसको आप अच्छे से समझना। प्राइस कंसोलिडेट किया, ठीक है? अप गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर कई बार ऐसा होता है कि मार्केट वहीं से अप चले जाता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर उसके बाद मार्केट अप चले जाता है। तो ये जितने भी फेजेस होंगे हम इसे बोलेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आया, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, इस तरीके से हम प्राइस को एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? तो ये जितना भी प्राइस है ये एक्यूमुलेशन है, ये भी ये री-एक्यूमुलेशन है, ये भी री-एक्यूमुलेशन है, इसे भी हम री-एक्यूमुलेशन बोलेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है? और उसके बाद में ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद फिर से ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि प्राइस यहाँ पे अगर आप दूसरे फेज में समझोगे, जो बेसिक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है, वो उसके हिसाब से ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना रहा है, ठीक है? प्राइस कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद यहाँ पे लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, ये इसी तरीके से प्राइस चलते रहता है। इसे आप याद रखना कि इसी तरीके से होता है। प्राइस अगर हायर हाई बना रहा हो, तो जो उसका बेस वाला प्राइस है, हम उसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन। उसके बाद फिर जब यहाँ पे कंसोलिडेट होके अगर कंटिन्यू ऊपर चले जाता है, तो हम इसे बोलते हैं री-एक्यूमुलेशन। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेशन होके या फिर कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट चलती है, उसके बाद अगर प्राइस डाउन जाए, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसके नीचे आने के बाद में फिर से प्राइस कंसोलिडेट किया या साइडवेज चला थोड़ा-सा, फिर से हम कंटिन्यू डाउन गया, तो हम इसे बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये वाले फेज़ को रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। फिर यहाँ से फिर से यही सेम फेज़ रिटर्न हो गया, ठीक है? फिर यहाँ से जा रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, तो हम इस वाले फेज़ को फिर से एक्यूमुलेशन बोलेंगे। सेम चीज़ें फिर से डबल कर दो, यही चीज़ें चलते रहती हैं, ठीक है? ये थोड़ा-सा मुझे पता है कि थोड़ा-सा टफ होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हों। बट कुछ दिन सेम लिंक, सेम टाइमिंग रहेगा, आप लोग अटेंड कर सकते हो ट्रेनिंग्स रोज़ की, ठीक है? 8:30 बजे के आसपास। और बहुत जल्दी हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सीखेंगे और ये सारी वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड करूँ, बट रिकॉर्डिंग आप लोग को नहीं मिलेगी। ये सब जाएगी मास्टर ट्रेडर के वेबसाइट पे, ठीक है? तो ये जितने भी ज़ोन्स हैं, इसे हम बोलते हैं डिमांड ज़ोन। जब मार्केट अप साइड जाता है, तो जितना भी ज़ोन होता है, हम उसे बोलते हैं डिमांड ज़ोन। और जब मार्केट डाउन आता है, तो उस टाइम पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, इसलिए मार्केट डाउन साइड जाता है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया मार्केट एडवांस वाला। हायर हाई, हायर लोज़ भी आ गए इसके अंदर, क्योंकि अगर मान लो यही चीज़ें हम कंटिन्यू करें, तो ये हमारा लो पार्ट हो गया, ये हमारा लोअर, ये हायर हाई हो गया, ठीक है? यहाँ पे एक हायर लो बना, फिर उसके बाद हायर हाई, फिर ऐसे कंटिन्यू अगर जाओ तो ये मार्केट स्ट्रक्चर हो गया उस तरीके का, जैसे कि हम बेसिकली सीखते थे। बट ये जो है एक्यूमुलेशन और री-एक्यूमुलेशन, अगर आप सीख गए अच्छे से, तो आपको आपके स्टॉप लॉसेस बहुत कम हिट होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि यहाँ से कई बार ऐसा प्राइस जाने के बाद में यहाँ पे एक लो भी बना लेता है, तो वहाँ पे एक प्रिलिमिनरी सपोर्ट भी हो सकता है या स्प्रिंग बना रहा हो,
इस तरीके से भी प्राइस करता है। तो लोगों को लगता है कि हाँ, यहाँ पे एक लोअर लो बन गया है, चलो अब यहाँ की रिट्रेसमेंट पे करो ट्रेड, लेकिन उस टाइम पे उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और प्राइस सीधा ऊपर चली जाती है। तो वो होती है इस वाले फेजेस की वजह से। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक का तो आप लोग पूछ सकते हो, फिर हम आगे क्वार्टर लेवल पे बढ़ते हैं। तो जब आप मार्केट स्ट्रक्चर आप देखोगे, हायर हाई हायर लो, फिर यहाँ पे एक हायर हाई बनेगा, तो इस वाले एरिया को आप मार्क कर सकते हो इंस्टीट्यूशनल एरिया। तो आपके पास में ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। एक ट्रेड यहाँ से मिल गई आपको, ये आपने प्रॉफिट में क्लोज किया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कहीं पे इंस्टीट्यूशनल एरिया मिल गया, तो आपने यहाँ से सेल ले लिया, ठीक है। सेल क्यों लिया? क्योंकि एक लोअर लो बनेगा ना, ये जब मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रही हो तब, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक सेल ले लिया, यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड क्लोज किया, उसके बाद आपने इस एरिया को मार्क किया हुआ था पहले से, और यहाँ से आपने फिर से एक सेल ले लिया, बाय ले लिया, तो आपकी कई सारी ट्रेड्स हो जाएंगी इतने में, ठीक है। ये एरिया है जो कि आप ये समझोगे कि ये एक लोअर लो बन गया। अगर मैं एग्जांपल की यहाँ पे मानूं कि यहाँ से मार्केट आ रही है, यहाँ पे कहीं पे भी ना ये मार्केट इस तरीके से आ रही है, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई बनते हुए आ रहा है, ठीक है, प्रीवियस मार्केट में। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल एरिया दिख गया, हाँ ये एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, यहाँ पे बहुत सारा इम्बैलेंस है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, शॉर्ट में स्टॉप लॉस डाल दो, एंट्री लेते रहने का, टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा बहुत 10 20 पिप 50 पिप जाएगा, तो जितना आपका स्टॉप लॉस होगा 4 पिप 5 पिप 10 पिप 20 पिप जो भी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ से लिया, और एक हायर हाई जब ये ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ पे एक कैंडल मिल गई आपको, यहाँ से आपकी ट्रेड कंटिन्यू चलती जाएगी, ठीक है। कई लोग यहाँ से भी लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशनल एरिया इस वाले जगह पे पाया जाता है, तो यहाँ से आने के बाद में इसके रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। हर एक तरीके के लिए आप रेडी रहो, कई बार यहाँ पे मिलता है, कई बार यहाँ पे नहीं मिलता है, इस जगह पे नहीं मिलता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एरिया मिल जाता है आपको, जो नेक्स्ट वाला मूव होगा तो उसमें भी आप ले सकते हो। एक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन, ये पूरा वाइकॉफ एरिया है। मैं इसको जब कल एक्सप्लेन करूंगा तो मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ये चीज। ये एक वाइकॉफ एरिया है, वाइकॉफ का मतलब है कि यहाँ पे प्रीलिमिनरी सपोर्ट और इसके फेज ए फेज बी फेज सी और डी, ये एक स्प्रिंग एरिया है, ये वाला एक स्प्रिंग एरिया है, ये पूरा रीएक्यूमुलेशन एरिया है, ठीक है। ये पूरा रीएक्यूमुलेशन एरिया है, उसके बाद फिर कंटिन्यू प्राइस अप जा रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको बट अपनी आंखों को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। कंटिन्यू स्ट्रक्चर अप जा रहा है तो आपको कंटिन्यू देखते रहना है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया था मुझे लगा कि यहाँ से ये लोअर लो बन रहा है, ठीक है, बट ये एक तरीके का वाइक ऑफ एरिया है, वाइक ऑफ एरिया है। यहाँ से ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद अब फिर से ये अप ट्रेंड में मार्केट हो गई है, अब ये ऊपर ही जाएगी, मे बी इस जगह तक का या इस जगह तक कहीं तक का जाएगी, ठीक है। ये एक स्प्रिंग एरिया है, एक नीचे मैंने सोचा था कि एक वाइक ऑफ एरिया ही मैंने इसे मार्क किया था, बट एक स्प्रिंग बनाएगा नीचे साइड में, यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे भी, इस जगह पे कहीं पे, उसके बाद फिर ऊपर भागेगा, ओके। तो इस तरीके से आप उसे देख सकते हो, एक्यूमुलेशन री एक्यूमुलेशन। ये जो इतना पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा ये वाइक ऑफ एरिया है। इसे वाइक ऑफ जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बताऊंगा कि वाइक ऑफ का मतलब क्या होता है और वो कैसे काम करता है। और इसमें स्टॉप लॉसेस आपके, अगर मैं मान लो ये ट्रेड लेता तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस होता है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पिप से ज़्यादा, ये मेरी एंट्री होती, 5 या 6 पिप का स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे बस, बहुत कम स्टॉप लॉस होता है। और जितने भी मिनिमम आप एंट्री ले सकते हो शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप ले सकते हो, आपके ऊपर। अगर आप सेकंड्स में लेना चाहो तो आप सेकंड्स में लो, मिनट में लेना चाहो तो मिनट्स में लो, ऐसी एंट्री मिलती है वाइकॉफ में। ये एक स्प्रिंग एरिया है। 1 सेकंड,
यहाँ पे ये पूरा आपका ये एरिया स्प्रिंग एरिया है इस जगह पे। इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत मिनिमम होता है, बहुत मिनिमम। आप चाहो तो इसमें 5 या 4 पिप का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, इतना छोटा होता है। इसी के अंदर अच्छे से अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलते हैं। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि मान लो यहाँ से मैंने ट्रेड लिया होता, तो ये ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छे पिप्स हमें देके जाती थी। तकरीबन ये जो ट्रेड है 1:22 की है, अभी एक 20-30 के आसपास की ट्रेड है ये। ठीक है, कल मैं इस पूरे एरिया को मार्क करके पूरा मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा वाइक ऑफ वाला। अभी और भी चीजें हैं जो कि पहले मैं बेसिक से आपको लेके चल रहा हूँ ताकि आपको सब समझ में आ जाए, नहीं तो सब बाउंस जाएगा। ठीक है, ये एक एरिया हमने देखा जो कि हमने रीएक्यूमुलेशन वाला देखा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला देखा, और अब हम देखेंगे क्वार्टर लेवल्स। ये सारे के सारे जो एरिया होते हैं हम इसे क्वार्टर लेवल्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो अभी ये यूरो कैड का है, यूरो कैड मार्क किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे 58,000 है। ठीक है, 58,000 मैं क्वार्टर लेवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। ओके, जब अगर मान लो कभी एंट्री लेनी हुई किसी को भी, जैसे मान लो कोई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट को एंट्री लेनी होगी, तो वो ज़्यादातर इसी लेवल से एंट्री लेते हैं और इसी लेवल पे वो अपना स्टॉप लॉस, इसी लेवल पे वो अपना टेक प्रॉफिट रखते हैं, मैक्सिमम इसी नंबर पे, क्योंकि उनको ये चीज़ों को कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है कि हाँ मैंने 59,000 से एंट्री लिया था, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 5950 था, मेरा जो टेक प्रॉफिट था वो 55 था। तो यहाँ से उनके लिए कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। और जब वो मार्केट में आते हैं तब मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा होता है, और तभी मार्केट, अगर वो मार्केट से निकलेंगे तब मार्केट रिवर्स होता है। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं, मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े लॉट साइज के वो ऑर्डर मारते हैं, तो उस पे मार्केट को जिस तरीके से चाहे वो उस पेस में घुमा सकते हैं। क्योंकि टोटल कई बार मैंने क्रिप्टो का देखा था, एक मैंने यूके के एक पर्सन से मैं सीख रहा था ट्रेडिंग, तो उनके पास एक सिस्टम था जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वो काम करता है। ये जो लेवल्स हैं इनके नाम भी हैं, अगर आप इसे मतलब कि समझना चाहते हो, या इसका नाम, ये जो नंबर्स होते हैं, जो क्वार्टर लेवल्स के नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि इसमें हाफ लेवल भी होता है, फुल लेवल भी होता है। ठीक है, और उसके बाद में क्वार्टर पॉइंट लेवल होता है। ठीक है, ज्यादातर जो एंट्री होती है वो इन्हीं क्वार्टर लेवल्स के अंदर ही होती है। ये जो है लार्ज क्वार्टर लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, अब इस क्वार्टर लेवल का मतलब क्या होता है? जैसे हम जैसे यूरो यूएसडी का अगर मान लो हो गया, तो यहाँ पे 1.1235, यहाँ 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से नंबर होगा। तो अगर हम इसे टोटल पकड़ें तो ये 1.1234 होगा। ठीक है, 1234 होगा। और इस नंबर से भी हम कई बार एंट्री ले लेते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती हैं, वो या तो वो 1.1250 से एंट्री लेंगे। ठीक है, या फिर वो 1.1225 से लेंगे। ठीक है, या फिर वो 1.1275 से लेंगे। ठीक है, या फिर 1.1300 से लेंगे। ये जो नंबर्स होते हैं इसे हम बोलते हैं क्वार्टर लेवल्स। और अगर आप लार्ज क्वार्टर लेवल का नंबर रखते हो, तो वो जो ज़्यादातर यूज होता है वो होता है ये 1250। आपकी जहाँ पे भी एंट्री प्राइस पड़ रही हो कि हाँ यहाँ से लग रहा है कि आपको ये प्राइस जो है डाउन जाएगा या फिर अप जाएगा, आपको यहाँ से लग रहा हो, तो आपकी एंट्री अगर यहाँ पे कहीं पे बीच में से हो तो उसे वहां से मत लो। आसपास देखो कि आपको क्वार्टर लेवल, लार्ज क्वार्टर लेवल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लार्ज क्वार्टर लेवल है, जो क्वार्टर पॉइंट है, आप इसे बोल सकते हो लार्ज क्वार्टर पॉइंट्स, तो इस एरिया से आप एंट्री लो। आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटे से मिलेंगे, और आपका जो टेक प्रॉफिट एरिया होगा उसमें आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। ठीक है, MLQ है इसका, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसे याद भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसे अपने चार्ट पे रख सकते हो जहाँ पे आपको की देखने के लिए मिलेगा। ये मेजर मतलब 5,000 और 6,000, ये जो नंबर्स होते हैं ना,
6000, जैसे अभी यहाँ पे ये थाउजेंड्स में नंबर्स होते हैं, जैसे 5000 के बाद यहाँ पे 6000, 1.5000 से एक एंट्री यहाँ से है। ज़्यादातर टाइम पे इस नंबर्स को अगर आपको मिलता है कि आपके एंट्री के पास अगर ये नंबर है तो यहाँ से ये बेस्ट लेवल है, या फिर अगर मान लो यहाँ से नहीं मिलता है तो आप लार्ज क्वार्टर पॉइंट भी आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, अगर मैं अपने चार्ट्स पे जाऊं और फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ से एंट्री लेनी है, ठीक है, यहाँ पे कहीं से भी आपको अगर एंट्री लेनी है सेल के लिए, या फिर आप देख रहे हो तो यहाँ से आप एंट्री लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपकी सारी कंफर्मेशन जो है वो भी फिट होनी चाहिए। ये पूरा एरिया जो है ना, एक लिक्विडिटी एरिया है, ये एरिया भी है, ये एरिया में भी काफी अच्छा लिक्विडिटी है। अब साइड में भी जो कि क्रैब हुआ है, तो अब जो एंट्री बनती है वो इसके आगे से बनेगी एंट्री, इस जगह से कहीं पे, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशनल एरिया हो गया, क्योंकि ये पिछली लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है। पिछली जितनी भी लिक्विडिटी एरिया है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंस्टीट्यूशनल एरिया, एक टच, दो टच, उसके बाद फिर लो, फिर हाई, फिर लो, तो इस जगह पे मार्केट ने कई बार टच किया, उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, इस जगह से वो खा रहा है प्राइस, बट अभी कंफर्म नहीं हुआ इसके अंदर। ठीक है, कंफर्म तब होगा जब यहाँ पे एक बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए। ठीक है, इस जगह पे एक बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, फिर इसके बाद यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट होगी हम वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं एंट्री लेवल। ठीक है, अब मैं इसको इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो जगह ऐसा है जो कि लिक्विडिटी वाला एरिया बन जाता है, यहाँ पे टच हुआ है, और अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कि यहाँ से मैं टीपी एंट्री लूंगा भी इस जगह पे कहीं पे भी आगे साइड से, तो एग्जांपल यहाँ पे मेरा टीपी वन इस एरिया में होगा, क्योंकि यहाँ पे दो तीन टच मिला हुआ है, मेरा टीपी वन एरिया ये हो जाएगा, इस जगह पे प्राइस कई बार उस प्राइस को रिएक्शन मिला है, तो ये एक सेटअप है जो कि मैं बनने का वेट करूंगा, बन जाएगा तो मैं इसे जरूर लूंगा, अभी फिलहाल में ये बना नहीं है। ठीक है, हम क्वार्टर लेवल्स की बात कर रहे थे, या क्वार्टर लेवल मान लो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अभी प्राइस ने एक इंस्टीट्यूशनल एरिया क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्रेक इवन के लिए यहाँ पे आएगा ये प्राइस इस जगह पे, तो यहाँ पे जो मेरा एंट्री प्राइस है उसे मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा। जैसे अभी यहाँ पे ये जो एंट्री लगा हुआ है वो लगा है 2090, अब इसके सबसे करीब में कौन सा मेरा क्वार्टर नंबर आता है, 75 9, यहाँ पे 90 आता है। ठीक है, 20906, तो यहाँ पे हम 900 ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एक क्वार्टर लेवल हो गया, ये मेरा एंट्री प्राइस एरिया हो जाएगा 900, 950, 925, 975, 1000, इस तरीके से आप क्वार्टर लेवल्स ले सकते हो। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये इस एरिया में आए, तो हमारी जो सेल लिमिट वाली है ट्रिगर होगी, तब तक मेरी ये बाय की ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अभी फिलहाल बाय वाली मेरी प्रॉफिट में चल रही है, 1 सेकेंड देखते हैं कितना चल रहा है, 70 पिप के आसपास चल रहा है। ओप्स, नॉट 70 पिप्स ओनली, P1 हिट भी हो गया 97, 957, TP1 हिट हो गया, TP2 एंड TP3 रनिंग है। 1 सेकेंड में आपको स्क्रीन TP1 हिट हो गया, 65 का एंट्री था, स्टॉप लॉस मैंने ब्रेक किया था, और TP2 TP3 अभी रनिंग है, ऑलमोस्ट 100 पिप के आसपास है, 100 पिप के आसपास चल रहा है, ये 100 पिप लेके निकल गए हैं मार्केट से, ऑलमोस्ट 95 पिप अगर हम ये पॉइंट भी कैलकुलेट करें तो।